एवरीथिंग इज क्वांटिफाइड इन मनी। फौज एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ में क्वांटिफिकेशन है, और जो पैसा आज आपका कम कमाया अगले महीने शायद आप कवर अप कर दो, लेकिन अगर आज एक ज़िंदगी गई, वो अफसर की भी हो सकती है, जेसीओ की भी, जवान की भी, उसके पीछे जो परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, उनके लिए जो जिम्मेवारी हमारी है, जिनको हमने देखा भी नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं है, शायद डॉक्यूमेंट्स में हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, जवान कितने भाई हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, तो हम वॉलंटियर हैं देश सेवा के लिए। और रही बात पैसे की, मैंने आपको बोला नाम नमक निशान, पैसे का कहीं जिक्र नहीं। मैंने आपको बोला वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, पैसे का कहीं जिक्र नहीं। ये सब चीज़ें हमारे को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी है अफसर की। जब मैं अपनी यूनिट में गया था तो मुझे 2IC ने बोला था, अ गुड अफसर नेवर सीज हिज पे स्लिप, अ गुड अफसर नेवर सीज हिज मेस बिल। यानी कि आपको कितनी तनख्वाह आई है वो आपने देखना ही नहीं है। एंड ये मैं जब तक लेफ्टिनेंट जनरल था तब तक भी नहीं देखा कि कितनी तनख्वाह आई है। मैंने 89 देखा, मैंने बिल्डअप टू 19 जनवरी 1990, जो एक इतिहास में एक बदनुमा दाग है हमारे इंडियन हिस्ट्री में और कश्मीरी हिस्ट्री में, जब कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से मजबूर किया गया निकलने के लिए। मैं उस टाइम पे कश्मीर में था, तो मैंने वो दौर भी देखा है। उसके बाद में 6-7 टेन्योर हैं, और फाइनली जब कोर कमांडर बना, मैंने वो दौर भी देखा है टीवी के ऊपर जब कश्मीरी लोग डंडे मार रहे थे CRPF के जवानों को, सड़कों के ऊपर किक मार रहे थे। आपने भी देखे होंगे विजुअल वो टीवी के ऊपर। और जब मैं कोर कमांडर बन के गया तो 4 दिन में पुलवामा हुआ। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ, जब 90 में पंडित्स वहाँ से, कश्मीरी पंडित्स वहाँ से निकले, पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम का एक मेन पिलर थे। उसके बाद में जब हड़ताली दौर शुरू हुआ, कैलेंडर्स आने शुरू हुए, 365 में से 250-250 दिन तक हड़ताल होती थी, स्कूल बंद रहते थे, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, पर आखिर में ऐसे उनको पास कर दिया जाता था। ठीक है, 8वीं 10वीं तक बच्चा आगे पढ़ा है ही नहीं वो, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ही इज़ अनएबल टू कम्पीट, बेस नहीं है। तो कश्मीरी सोसाइटी क्रम्बल कर गई बिकॉज एजुकेशन सिस्टम क्रम्बल कर गया। कश्मीर का जितना भी इशू है, जो टेररिज्म है, जितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 22,000 से ज़्यादा इनोसेंट्स की लाइफ जा चुकी है, इन सब की जड़ पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी है। सो आई एम वेरी क्लियर, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बिकम सो हैवी फॉर पाकिस्तान दैट दे स्टॉप इंडल्जिंग इन दिस बिजनेस। ये जो धंधा है उनका, उसकी कीमत उनके लिए इतनी ज़्यादा कर देनी है कि वो इस धंधे को ही छोड़ दें। ये नुकसान का धंधा है। ये मैंने किया। हम एक फ्लेक्सिबल सोसाइटी हैं, हम हर चीज़ को समझते हैं। लकड़ी की छड़ी को मोड़ोगे वो टूट जाएगी, प्लास्टिक की छड़ी को मोड़ोगे वो बेंड हो जाएगी और वापस आएगी। हमारे में वो रेजिलियंस है। हमारे ऊपर अटैक्स हुए, हमले हुए, हमने उनको सहा, ऑब्जर्व किया, जजब किया, फिर रिटेलिएट किया। एंड आज जब इंग्लैंड जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे 47 में, हमारी इकॉनमी वाज वन ऑफ द लोएस्ट। आज की तारीख में भारत की इकॉनमी 4th इन द वर्ल्ड। जो ब्रिटेन है उससे भी आगे है, बल्कि इंग्लैंड जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनसे भी हम आगे निकल चुके हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, और अगर वो पार्टी में जा रहा है कोई सीनियर कमांडर बोले ये कर देना मेरे पीछे से, इसका मतलब उसको पिंच नहीं कर रहा है वो। लेकिन अगर 3 बार पूछ रहे हैं आप आपस में, ऊपर से नीचे से, लाइक आप जैसे बात कर रहे हो, आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो काट रहा है, चुभ रहा है। वो दर्द जरूरी है, वो पेन जरूरी है। जितनी पेन उन्होंने दी है कश्मीरियों को, उसका कुछ हिस्सा वापस जाना चाहिए, और वो जाना चाहिए, वो गया। और ये पीस जो है, ये उसी का ही एक आउटकम है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। और आज मुझे लगता है कि कई महीनों सालों बाद आज मैं फिर से फ्रेम में आया हूँ, एंड दैट इज फॉर नन अदर देन लेफ्टिनेंट जनरल टाइनी ढिलन सर। थैंक यू। व्हाट एन ऑनर। तो सर लेट अस स्टार्ट। बहुत बोलते हैं ना कि पब्लिक की हैवी डिमांड पे वो दिस इज दैट एपिसोड। सो लास्ट वीडियो जब हमने किया था, सो अ लॉट ऑफ व्यूअर्स वर लाइक, यू नो, व्हाई डोंट यू ब्रिंग हिम बैक। तो इंस्टाग्राम पे जाऊँ, फेसबुक पे जाऊँ, ट्विटर पे, DM में, सब जगह एक रिक्वेस्ट है। तो सर, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? ऑलवेज गुड एंड कुडंट बी बेटर। हमेशा ही
एकदम तंदुरुस्त ठीक रहते हैं, अच्छा चल रहा है। सर, हाउ डिड यू ज्वाइन इंडियन आर्मी एंड व्हाई डिड यू ज्वाइन इंडियन आर्मी? एक होता है स्टार्टिंग में जब हम यंग होते हैं तो कि यार 12th स्टैंडर्ड कर लिया, कैसे भी करके एनडीए दे लो, पढ़ना नहीं पड़ेगा इसके बाद फिर। बट वंस वी ज्वाइन द आर्मी तब वो मालूम चलता है कि ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ता है, और उसके लिए डिफरेंट कॉलेजेस भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ने बनवाए हुए। तो व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन द आर्मी? व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट? सबसे पहले तो जो बात आपने की कि ये सोच के फौज ज्वाइन करते कि शायद पढ़ाई कम होगी, राइट, एग्जैक्टली द पॉइंट। ऑल्दो मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी फौज इसीलिए ज्वाइन की थी कि शायद पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। और जिस दिन पहले ही दिन हम एनडीए में गए और पहले दिन की शाम को ही हमें बोला गया फलानी जगह पे जाके रिपोर्ट कीजिए, और इतनी मोटी मोटी किताबें हमको इशू हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड व्हाट हैव यू। तो उस दिन पहले थोड़ा झटका लगा, लेकिन फिर जो हवलदार साहब वो किताब इशू कर रहे थे, उन्होंने ही हमारे को थोड़ी संतावना दी और बोला कि सर ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाकी कवर चढ़ा के सिर्फ कबर्ड में रखना है, तो इंस्पेक्शन के लिए। सो आपकी बात सही है। मोर सीरियस नोट, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं सेंट्रल स्कूल में, जहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, उन दिनों में सेंट्रल स्कूल बोलते थे, और पूरी क्लास के बच्चे जो थे वो फौजी ऑफिसर्स के या फौजी जैसे जवान के ही बच्चे हमारे क्लास फेलो थे। तो एक मोटिवेशन तो वहाँ से मिलती थी। दूसरा था जो हमारे स्कूल के चेयरमैन थे या डायरेक्टर्स थे, वो भी सब फौजी थे और कंटोनमेंट में रहते थे। और मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है, जब मैं बास्केटबॉल अच्छा खेलता था स्कूल में, और जिस यूनिट को मैंने बाद में ज्वाइन किया 4 राजरीफ, वो यूनिट तब जब मैं स्कूल में था तो हमारे उसी कंटोनमेंट में थी, तब हम उनके बास्केटबॉल कोर्ट में जाके फ्रेंडली मैच खेला करते थे। तो एक माहौल था जिससे मोटिवेशन मिली। घर में मामा जी, बड़े मामा जी आर्मी में थे, छोटे मामा जी बीएसएफ में थे, क्योंकि मैं नानी जी के पास पढ़ा हूँ, मेरे पिताजी बाहर रहते थे, अब्रॉड थे, तो घर में भी एक माहौल यूनिफॉर्म का था। तो वो सब एक चीज़ें मिला करके एक मोटिवेशन थी कि फ़ौज ज्वाइन करनी है। बल्कि मेरे पिताजी इस चीज़ के हक में नहीं थे, लेकिन उनसे झगड़ा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी तकरार करके फ़ौज ज्वाइन की, एनडीए ज्वाइन किया, और उनको उस टाइम पे ये बोला था कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगा अगर आप बोलोगे तो। लेकिन एक बार एनडीए का द्वार क्रॉस किया, उसके बाद में नो कमबैक्स। सब व्हाट चेंज्ड, मतलब कि एक तो लाइफ आपकी थी एक सिविलियन लाइफ एज अ स्टूडेंट, देन एक कैडेट की लाइफ, दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस क्या है? देखिए, जब स्टूडेंट होते हो आप, चाहे हॉस्टल में हो चाहे आप घर में हो, आपको एक बैक ऑफ योर माइंड एक फीलिंग होती है कि शायद कोई मुझे गाइड करेगा, शायद कोई मेरा ध्यान रखेगा, कोई मुझे संभालेगा। लेकिन जब आप एनडीए ज्वाइन कर लेते हो, 17 साल की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ जो आपकी मेंटली चेंज होती है, फिजिकली देयर लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत रगड़ा है, बहुत फिजिकल ट्रेनिंग है, ड्रिल है, एकेडमिक्स है, फिजिकली हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, बहुत कुछ है, स्पोर्ट्स हैं, फिजिकली बहुत कुछ चेंज होता है। लेकिन मेंटली जो एक चीज़ होती है, जिस दिन आप एकेडमी के वहाँ पे बस स्टॉप पे, जब आपको रेलवे स्टेशन से बस लेके आती है, जब आप उतरते हो, तो पहली जो वर्ड ऑफ कमांड मिलती है, जहाँ कोई हुक्म मिलता है किसी हवलदार से या सूबेदार साहब से या कैप्टन साहब से, वो आपको ये बताता है कि नाउ यू आर ऑन योर ओन, यू आर द मैन। अभी ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई टीचर है, ना कोई गाइड है, ना कोई दोस्त है। दोस्त बनते हैं बाद में, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो माँ बाप का रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो एक फीलिंग आती है कि अभी सब कुछ मुझे खुद करना है अपने लिए, और वही चीज़ आगे बढ़ के सब कुछ मेरे को करना है देश के लिए। स्लोली एंड स्लोली विद ट्रेनिंग ये चीज़ आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाती है, ये आपकी सेकंड नेचर है, ये फर्स्ट नेचर बन जाती है। और वो एक चीज़ जो है जज्बा, जो हिंदी का जो उर्दू का लफ्ज़ है जज्बा, वो जज्बा जो है ना, वो चेंज होता है, और वो आगे चल के जब आप अफसर बनते हो तो उस टाइम पे ये फीलिंग नहीं आती है कि मैं अब क्या करूं। उस टाइम पे फीलिंग ये होती है कि मेरे बीच 20 जवान है, मेरे नीचे 30 जवान है, अभी मैं इनके लिए क्या करूं कि सब चीज़ इनके हक में हो, ऐसी प्लानिंग करूं, ऐसे लीड करूं कि इनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचे, और टारगेट या एम अचीव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़
पहले दिन से शुरू होती है और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता शायद कि ये हमारे अंदर जा रही है, चीज़ हमारे अंदर जज्ब हो रही है। और डिसिप्लिन तो ऑफ कोर्स बेडरॉक है बहुत। आज मैं जो अपने आप को स्कूल का बच्चा देखता हूँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने स्कूल भी गया था, बच्चों से मिला भी, बहुत से सवाल थे, ये जो आपने सवाल किया ये भी एक सवाल था। वो जो स्कूल का बच्चा था और जो एनडीए फर्स्ट टर्म के बाद बच्चा घर वापस आया, कैडेट घर वापस आया, ज़मीन आसमान का फ़र्क था उसमें, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बहुत तरीके से, सलीके से आपको बिना पता लगे आपकी ट्रेनिंग चलती है 24/7। इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। सर रिटायरमेंट के बाद, बिकॉज जब आप सर्विस करियर में होते हैं, लाइक यू हैव बीन कोर कमांडर, आई हैपन टू विजिट बदामी बाग कैंट व्हेन यू आर द कोर कमांडर देयर, तो हमने तब देखा है कि आर्मी के अंदर की जो कंटोनमेंट की लाइफ होती है, एक ऑफिसर की जो लाइफ होती है, आई मीन इट इज़ पिक्चर परफेक्ट, कि सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट होती हैं, यू नो थिंग्स आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। कंटोनमेंट के अंदर आपको कहीं पे भी कोई रैपर कहीं नहीं मिलता गिरा हुआ। सो एक उस एनवायरनमेंट से जब आप रिटायर हो जाते हो, एंड आई नो कि अब आप कोर कमांडर हो, इफ यू हैव टू विजिट समवेयर देयर इज अ हेलीकॉप्टर वेटिंग फॉर यू, यू कैन एक्सेस दैट हेलीकॉप्टर एनी टाइम यू वांट। बट रिटायरमेंट के बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको ग्रोसरी भी लेने, शॉपिंग करने जाना है। आज सुबह लेकर आया हूँ मैं। सो ग्रोसरी भी लेने जाना है, आपको क्यू में भी लगना है, देयर इज नो हेलीकॉप्टर, यू हैव टू ट्रैवल ऑन योर ओन, और समटाइम्स यू हैव टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। होती हैं सिचुएशंस, आपको करना पड़ता है। मतलब ये चेंज कैसे, हाउ आर यू लिविंग विद दैट चेंज? आपका मेन क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आपको जो आपने भूमिका बताई थी कि कंटोनमेंट की लाइफ साफ़ सुथरी है, एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, नेचर है, ग्रीनरी है, उसके बारे में आपको एक बताना चाहता हूँ कि वो इसलिए नहीं है कि कंटोनमेंट में बहुत ज़्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ कंटोनमेंट में बहुत ज़्यादा फंड्स लगते हैं मेंटेनेंस करने के लिए, जहाँ कंटोनमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा डाइवर्ट किया जाता है कि उसको साफ़ सुथरा रखें। वो इसलिए है कि एक सेल्फ डिसिप्लिन है। मैं जब कंटोनमेंट में हूँ तो अगर मैं वहाँ पर रैपर नहीं फेंकता हूँ या खाली बोतल नहीं फेंकता हूँ या पान खा के बाहर पीकता नहीं हूँ, वही चीज़ अगर मैं बाहर नॉर्मल रोड के ऊपर भी करूँ। हम जब यहाँ से ट्रैवल करते हैं दिल्ली से कहीं भी बाहर, पूरी फैमिली, जब हम अपने गंतव्य या अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो हमारा जो वेस्ट पेपर बास्केट कार के अंदर होता है, चाहे उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जाएँ, चाहे उसमें रैपर्स हैं, बर्गर के रैपर्स हैं, वो हम अपनी कार में रखते हैं। घर पहुँचने के बाद उसको प्रॉपर जो भी उसका डिस्पोजल बकेट है उसमें डाला जाता है। अगर हर देश का वासी ये सब चीज़ अपने आप करने लग जाए तो पूरा देश कंटोनमेंट की तरह चमकने लगेगा। सफाई जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का मेन सफाई के ऊपर बहुत ध्यान है, गवर्नमेंट स्वच्छ भारत, गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत डाइवर्ट पैसे फंड डाइवर्ट कर रही है। तो आई थिंक हर एक देशवासी की ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने माहौल को साफ रखिए। आप अपने घर को साफ रखिए, आपका मोहल्ला साफ हो जाएगा। आप मोहल्ले को साफ रखिए, आपका शहर साफ हो जाएगा। आप शहर को साफ रखिए, आपका देश साफ हो जाएगा। तो ये एक डिसिप्लिन नहीं मैं कहूँगा, ये एक सेल्फ अवेयरनेस है, हमारे खुद के अंदर से ये भावना होनी चाहिए। एंड अभी जो बात आई कि रिटायरमेंट के बाद मैं कैसे कोप अप करता हूँ, तो मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। मैं जब कोर कमांडर तो था तब भी मैं चुपचाप अपना बुलेट लेके श्रीनगर, डल लेक या डाउनटाउन घूमने चले जाता था। और अभी भी जब मैं दिल्ली में भी था, डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो मैं कभी बस में ट्रैवल कर लेता था, कभी ऑटो में ट्रैवल कर लेता था। अभी थोड़े दिन पहले मैं ऑटो में ट्रैवल करके आया, मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से घर के लिए मैंने ना तो गाड़ी मंगवाई, ना मैंने ऑटो में बैठा वहाँ, और ऑटो वाले से जो बातें की, क्या मस्त बातें की। राइट। उसके बच्चों के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में वो मेरे से सवाल पूछे। तो मैं हमेशा ही इन चीज़ों में विश्वास रखता हूँ कि कॉमन मैन्स लाइफ वन शुड नेवर गेट अवे फ्रॉम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक कॉमन मैन हैं। तो इसलिए मुझे इस ज़िंदगी, लाइक जैसे अभी बात कर रहे थे, सुबह गया हूँ मैं वाइफ के साथ, हम अपना ग्रोसरी की शॉपिंग करके आए हैं। वैसे यहाँ पे भी आता है, हर कोई घर के बाहर पहुँचता आता है, लेकिन वी टुक इट एज एन आउटिंग ऑन अ मंडे मॉर्निंग, राइट, कि चलिए आज घूम के आते हैं, आते हुए ग्रोसरी भी लेके आएंगे। सो आप ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सोचो कि अभी मेरे को रिटायरमेंट के बाद में इस उम्र में ग्रोसरी खरीदनी पड़ रही है, ये तो पनिशमेंट होगी, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया, तो फिर आप अंदर से खुश नहीं होगे। अगर आप इसको हर चीज़ को एक खेल की तरह
सोचो कि चलो आज ग्रोसरी खरीदने जाते हैं, तो वो चीज़ आपको अंदर से खुशी देगी और शायद आपको थोड़ी बहुत सस्ती भी मिल जाए। सर एक चीज़ हमने ये देखी है कि आर्मी में कहानियाँ बहुत हैं, देयर आर सो मेनी स्टोरीज। मेरे कुछ फौजी फ्रेंड्स हैं, मैं जब भी वो कभी घर पे आते हैं, यू नो, ऑन वेकेशंस, ऑन लीव, तो उनके साथ जब भी हम बैठते हैं तो दे हैव हेल लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल। और वो स्टोरीज ऐसी होती है जो रियल स्टोरीज होती हैं, दे मेक यू क्रैक अप। तो सर आपने तो एक पूरा, मतलब बोलते हैं पूरी लाइफ स्पेंड की है, सो डू यू रिमेंबर अ कपल ऑफ स्टोरीज जो कि आप यू वुड लाइक टू शेयर विद द व्यूअर्स की, आई मीन दैट मेड यू लाफ लाइक एनीथिंग? यस, इमीडिएटली रिटायरमेंट के बाद में मेजर गौरव आर्य एक दिन ऐसे ही इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने एक सवाल मेरे से पूछा कि सर आप क्या किताब लिखने का सोच रहे हो या कोई चांस है? तो उसके बाद में मैंने किताब के बारे में सोचना शुरू किया। और जो आपने बात की, जब मैं किताब के बारे में सोचा था कि अपनी ज़िंदगी पे किताब लिखूंगा, तो फिर मैंने थोड़े पॉइंट्स नोट करने शुरू किए और उसमें वो क्या क्या स्टोरीज या क्या क्या कहानियाँ, एनेक्डोट्स जो ज़िंदगी में हुए, जब मैं लिखने लगा तो 10 पन्ने भर गए उसके, सिर्फ हेडिंग से ही। और मैंने अपनी बुक में भी बहुत सी सीरियस स्टोरीज, बहुत सी फनी इंसिडेंट्स, काफ़ी कुछ नरेट किया है। लेकिन यस, आर्मी में हर सुबह शुरू होती है एक नई स्टोरी से, और जो सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स हैं आर्मी में, जिनसे हमको सीख मिलती है, वो है हमारे जेसीओज और जवान। और ख़ास करके फील्ड एरिया में, जब आप जेसीओ और जवान के साथ, चाहे वे पेट्रोलिंग में जा रहे हो, चाहे ऑपरेशन में जा रहे हो, चाहे कहीं इनकाउंटर चल रहा है जहाँ पोस्ट के अंदर भी आप बैठे हो, तो हर रोज़ एक नई कहानी सुनने को मिलती है, क्योंकि पात्र चेंज होते हैं। आप 120 जवानों के साथ में एक पोस्ट में रह रहे हो, चाहे वो मणिपुर है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो कश्मीर है। तो जी हाँ, बहुत कहानियाँ हैं फौज की, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन कभी छोटी छोटी बात पे कहानी बनती है। अभी मैंने इसका जिक्र किया हुआ है अपनी बुक में भी। जिस दिन मैंने पहले दिन पलटन में गया, एंड शाम को अंधेरा था, सिक्किम की बात है, जब बर्फ़ गिर रही थी बहुत बुरी तरह, रात को अंधेरा था। एक बंकर में मेरा बंदोबस्त किया गया सोने के लिए, और मैं उससे पहले कभी हाई एल्टीट्यूड में रहा नहीं था। पंजाब में थे, पंजाब में ठंड होती है, तो रजाई नानी जी ने बहुत मोटे वाली, बड़े वाली रजाई बना के दी थी। उन दिनों बिस्तर बंद होता था, उसमें बांध के ले जाते थे रजाई अपने कंधे पे। तो रजाई लेकर पहुंच गए वहाँ पे। तो शाम को जो बेड जो मिला उसके ऊपर मैं अपनी रजाई में लेटा हुआ। तो खाना खाने के बाद में एक सूबेदार लक्ष्मण सिंह साहब जो सीनियर जेसीओ थे, तो वो आए मेरे बंकर में चेक करने के लिए। नए साहब आए हैं वहाँ पे, क्या है ना, थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में सांस वगैरह का भी दिक्कत रहता है, तो शुरू में नर्सिंग असिस्टेंट भी 1-2 बार आपका बीपी वगैरह चेक करते हैं। तो सूबेदार साहब कमरे में आए और ऐसे ही बात करने लगे साहब। फिर उन्होंने बोला, साहब आप रजाई में क्यों सो रहे हो, आप स्लीपिंग बैग में क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा, सर स्लीपिंग बैग एक तो फिट नहीं आता, दूसरा मुझे उसकी आदत नहीं है, रजाई इज़ कम्फर्टेबल। बताओ उन्होंने क्या बोला, वो भी एक स्टोरी बन जाती है। कहते नहीं साहब, जब आप रजाई में सोते हो तो जिम्मेवारी आपकी रहती है कि इस तरफ से दबाना है, इस तरफ से दबाना है, इधर से हवा आ रही है, इधर से ठंड आ रही है। अगर स्लीपिंग बैग में सोते हो तो जिम्मेवारी स्लीपिंग बैग की है। सो उन्होंने फौजी तरीके से वो बात बताई, और उसका इतना असर लाइफ में हुआ कि यार, जो फौज में चीज़ इशू होती है, जो फौज में एक किट इशू होती है, उसका एक मतलब है। राइट। नहीं तो फौज में ही रजाइयाँ इशू कर देते। लेकिन वो स्लीपिंग बैग, उन दिनों तो बटन होते थे, आजकल तो जिपर है। अपना जिप किया और यू आर कंफर्टेबल। तो फौज में हर दिन एक स्टोरी होती है, खास करके गेम्स के, स्पोर्ट्स के मैदान में, ऑपरेशनल एरिया में, फील्ड एरिया में बहुत स्टोरीज हैं। और जवान अपने परिवार के बारे में स्टोरीज बताते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं, अच्छा लगता है। एंड इसके इतने एनेक्डोट्स मैंने बुक में नरेट किए हुए हैं, अपने खुद की लाइफ के, दूसरों के, अच्छा लगता है। सर फौज में, इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों होता है? आई मीन इतना ज़्यादा हम, इवन जो, खैर फिल्म मूवीज़ को मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन आर्मी नहीं मानता, द वे दे शो, मतलब वो एक कैप्टन को भी लेफ्टिनेंट जनरल का वो बैच लगा देते हैं। आई मीन दे डोंट डू रिसर्च, बट इवन फिल्मों में भी हम देखें या हम कहीं पे भी देखें तो हमेशा लगता है कि ये बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, और डिसिप्लिन। कई बार इट स्केयर्स अ लॉट ऑफ यूथ फ्रॉम जॉइनिंग द आर्मी। तो डिसिप्लिन पे इतना एम्फेसिस क्यों है? Why is it so necessary for Indian Army to have so much emphasis? इंडिया में ब्यूरोक्रेसी भी है, इंडिया में और भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे डिसिप्लिन का इतना हम एम्फेसिस नहीं देखते हैं। Why in Indian Army? देखिए,
ये चीज़ सिर्फ ऑफिसर के लिए लागू नहीं है, जेसीओ जवान सबके लिए लागू है। और जो आपने एग्जांपल दी सिविल लाइफ की या दूसरी सर्विसेज की, तो किसी भी सिविल लाइफ में, किसी भी सर्विस में जो बॉटम लाइन आती है ना, वो ये होता है कि महीने के बाद में इतना पैसे का नुकसान हो गया, इतने पैसे का प्रॉफिट हो गया, इस हमारे बंदे ने जो भी हमारा एम्प्लॉय है, he is employee of the month because he saved so much for the company or he made so much of profit and all that. Everything is quantified in money. फौज एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ में क्वांटिफिकेशन है, और जो पैसा आज आपका कम कमाया, अगले महीने शायद आप कवर अप कर लोगे, लेकिन अगर आज एक ज़िंदगी गई, वो ऑफिसर की भी हो सकती है, जेसीओ की भी, जवान की भी, उसके पीछे जो परिवार, उसके माँ बाप, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, उनके लिए जो जिम्मेवारी हमारी है, जिनको हमने देखा भी नहीं, जिनको हम जानते भी नहीं है, शायद डॉक्यूमेंट्स में हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ है, जवान के इतने भाई हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन वो जो नुकसान इस महीने हो गया या आज के दिन हो गया, उसकी भरपाई पूरी सर्विस में नहीं कर सकते, उसकी भरपाई रिटायरमेंट के बाद नहीं कर सकते। वो आपके दिमाग में चलती रहेगी, उस दिन मेरे एक गलत हुक्म से या मेरे एक गलत प्लानिंग से या मेरे एक गलत एक्शन से उसकी जान गई या मेरी जान गई। इसलिए डिसिप्लिन जो है इस हद तक बरकरार रखना पड़ता है कि ना आपकी सिर्फ आपकी जान, बल्कि आपके जवान की जान, आपके जेसीओ की जान भी सेफ रहे, क्योंकि हर जवान के पीछे, हर जान के पीछे कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो सारी उम्र के लिए उसको मिस करते हैं। तो हमारे प्रोफेशन में, आर्मी में, ये स्कोप नहीं है कि इस महीने नहीं तो अगले महीने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन जाऊंगा। हमें हर क्षण एम्प्लॉय ऑफ द क्षण रहना पड़ता है, और वही डिसिप्लिन जरूरी नहीं कि सिर्फ कमांडर में होना चाहिए। अगर एक टोली है, उसमें से अगर एक जवान भी गलत कार्रवाई करता है, पूरी टोली की जान को खतरा हो जाता है। एक अफसर गलत कार्रवाई करता है, पूरी टोली की जान को खतरा होता है। तो इसलिए एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी, ईमानदारी, वफादारी, ये 3 लफ्ज़, इनमें कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं है। फौज की परिभाषा में नाम नमक निशान, कहीं भी पैसे का जिक्र नहीं है। ये जो ईमानदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है अपने जवान के प्रति, जवान के अफसर के प्रति, अपने बड़ी के प्रति, उसकी जान बचाने के लिए, देश के प्रति, तो ये चीज़ जो है, इसकी कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, इसका कोई मॉडल नहीं है। ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में नहीं जाता है। ये स्टेटमेंट है जिम्मेवारी, वफादारी, ईमानदारी। सर, अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग, अभी आपने नाम नमक निशान की बात की, हम देखते हैं सर लोगों ने अपनी अपनी रेजिमेंट्स के लिए जाने दी है। मतलब देश तो बहुत बड़ी चीज़ है, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपनी रेजिमेंटल फ्लैग के लिए जान दे देते हैं। बट वी हियर स्टेटमेंट्स लाइक कि यू टेक सैलरी फॉर दिस जॉब। तो आप सैलरी लेते हो, आप अपना काम कर रहे हो। इट हर्ट्स अ लॉट ऑफ इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, एंड पीपल रिएक्ट टू इट। मतलब फौज में तो आज तक कभी मैंने नहीं देखा कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स पे या किसी ऑफिसर ने रिएक्ट किया हो। पब्लिक से बहुत रिएक्शन आता है, पब्लिक में रोष होता है इन बातों को लेकर के। बट हाउ डू यू एज अ सोल्जर फील व्हेन यू हियर कि किसी ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है? देखिए, पॉलिटिक्स में ना जाते हुए मैं अपनी बात करूं, और जब मैं अपनी बात करता हूं तो मेरे हिसाब से मैं शायद हर एक फौजी के बारे में बात करता हूं जिसने फौज ज्वाइन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर्स इज़ अ वॉलंटियर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कंस्क्रिप्शन नहीं है। कोई ज़बरदस्ती किसी को 2 साल 4 साल के लिए नहीं बुलाते। हम वॉलंटियर हैं देश सेवा के लिए। और रही बात पैसे की, मैंने आपको बोला नाम नमक निशान, पैसे का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने आपको बोला वफादारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, पैसे का कहीं जिक्र नहीं है। ये सब चीज़ें हमारे को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है अफसर की। जब मैं अपनी यूनिट में गया था तो मुझे 2IC ने बोला था, अ गुड ऑफिसर नेवर सीज हिज पे स्लिप, अ गुड ऑफिसर नेवर सीज हिज मेस बिल। यानी कि आपको कितनी तनख्वाह आई है वो आपने देखना ही नहीं है। एंड ये मैं जब तक लेफ्टिनेंट जनरल था तब तक भी नहीं देखा कि कितनी तनख्वाह आई है। और पे स्लिप मीन्स, मेस बिल मीन्स कि अगर आप मेस में खाना खाते हो, आपका घर है, परिवार है, वो आपका जो खाना खाना है, आपने अच्छा खाना, बुरा खाना, जैसे खाना, उसको अगर आप देखने लग जाओगे, कल को फिर आप बोलोगे नहीं मुझे ये चिकन नहीं चाहिए, मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए, मैं कम खा के। तो फौज में ये 2 चीज़ें, आप परिवार में, घर में जैसा आपका दिल करता है अच्छे से अच्छी लाइफ जियो, और पैसे की परवाह नहीं करनी है। और रही बात जो लोग स्टेटमेंट्स देते हैं कि ये तो नौकरी है, तो मैंने किसी बच्चे ने मेरे से ये सवाल पूछा था यूनिवर्सिटी में कि सर व्हाट आर द चैलेंजेस इन द जॉब ऑफ आर्मी।
या आर्मी का जो सर जॉब है उसमें क्या चैलेंजेस है। तो मैंने उसको बोला था कि आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी जॉब नहीं है, आर्मी मोहब्बत है। और मोहब्बत में चैलेंज नहीं होते, मोहब्बत में अफसाने होते हैं। अफसाने जिसकी आपने बात की, एनेक्डोट्स, कहानियाँ, तो मोहब्बत जो है ना वो दिल से होती है। देश से मोहब्बत, अपनी रेजिमेंट से मोहब्बत, अपनी यूनिट से मोहब्बत, अपनी कंपनी से मोहब्बत, अपने जो साथ वाले आपके साथी हैं उनके वेलफेयर से मोहब्बत, उनकी सेफ्टी से मोहब्बत। ये जज्बे ऐसे हैं जिनको बयान करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये रहते हैं दिल में, आपके हाव भाव में दिखते हैं, आपके एक्शन में दिखते हैं। आई एम येट टू सी, 40 साल नौकरी करके घर आ रहा हूँ, मैं आई एम येट टू सी अ जवान, अ जेसी और एन ऑफिसर हु एवर गेव मी अ फीलिंग के यार ही मे रन अवे, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ये पीछे से मालूम पड़ा है ही नहीं है पीछे। एक बार मणिपुर की बात है, इनकाउंटर चल रहा था, मैं लीडिंग में सेकंड में था, आगे डॉग था, डॉग को गोली लगी और मैंने उसी टाइम पे बोला कि मोटर वाले को भेजो, 2 इंच मोटर होती है। तो फायरिंग चल रही है, ऊपर से ऑटोमेटिक फायर आ रहा है 50 गज से। नायक ऋषिपाल 17 राजरीफ भागता हुआ आया, मेरे पास आके डाइव मारी, कहता ले साहब मोटर कर, फायर जहाँ करनी है। ही डिडंट नो द टारगेट, ही डिडंट नो मेरे को कहाँ पे फायर करना है, लेकिन वो मोटर मैन था, वो मोटर लेके फायर के दौरान मेरे पास आके बोला और फिर मेरे को बोला साहब जहाँ दिल करता भी कर, बिकॉज टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए, मैं उसको समझाऊँ टारगेट वहाँ पे है, वहाँ से फायर आ रहा है, बिकॉज वो पीछे था। तो उसको अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी, लेकिन जो हमारी 10 की टोली थी, अगर वो मोटर वाला नहीं पहुँचता मेरे पास, मोटर फायर नहीं करते, ऊपर से वो फायर वो सबसाइड नहीं होता, तो शायद हमारे 10 की जान जाती। तो उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भाग कर आया। तो ये चीज़ें जो हैं ये अगेन क्वांटिफिकेशन नहीं है इनमें, इनका नाप तोल नहीं कर सकते, इनका भाव नहीं कर सकते। ये हैं तो हैं तो हैं, रहेंगी, हमारी फ़ौज में ये चीज़ें रहेंगी। आपको शायद मालूम हो, इंडियन आर्मी की जो प्रेसी है, विड्रॉल यानी कि पीछे हटना सिखाते ही नहीं है, सिखलाई में शामिल नहीं है, मतलब ही नहीं है, दैट थॉट विल नेवर कम, कि मैं अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे आ जाऊँ। तो ये तो हम देखते हैं ये सैंडहर्स्ट में और वेस्ट में, बाकी जो वेस्टर्न आर्मीज हैं वहाँ पे बोलते हैं ना स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, वहाँ पे तो ये स्ट्रैटेजिक रिट्रीट के नाम पे सिखाते हैं कि भाई आपको कब पीछे हटना है। सी, जो आप स्ट्रैटेजिक रिट्रीट की बात कर रहे हो ना, वो एट हायर लेवल है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी पोस्ट है और मैं पोस्ट कमांडर हूँ, मेरे साथ में 6 आदमी हैं या 12 आदमी हैं, मेरे को नहीं पीछे हटना है। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट इज़ अ बिगर लेवल, बट जो मेरे को लड़ना है वो उसी जगह पे लड़ना है, लास्ट मैन लास्ट राउंड, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन, ये सिखलाई है। और उसके बाद में जो हायर कमांडर है वो रीइंफोर्स करेगा, वो अटैक करके साइड से, जो दाहिने से बाएं से, पीछे जाके दुश्मन को कमज़ोर करेगा ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर हटे, लेकिन मैं अपने आप से उठकर वापस नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, और यही चीज़ है जो इंडियन आर्मी को या इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ऐसे एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा करती है। हमारा एक रुतबा अलग है, हमारी एक शान अलग है। सो वो चीज़ें जो हैं वो अगेन क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। हमने आपकी भी फोटोग्राफ्स देखी हैं। I guess you were a brigade commander when MS Dhoni joined. Yes, he joined me as a brigade commander also. He was there as a corps commander also. हाँ. और अपनी बुक में मैंने एक बहुत अहम दिन, पी धोनी मेरे साथ था, वो बुक में उसका जिक्र है। कश्मीर की हिस्ट्री का एक दिन था, उस दिन धोनी was with me for a particular reason. So how was your experience with Dhoni? Because as you yourself told कि मतलब आपने एक ब्रिगेड कमांडर के तौर पे भी देखा है, फिर when you were corps commander, he also served there. Yes. He went there on after abrogation of Article 370. He was there before and after also. Before, no. So how was that experience? I mean, लोग कहते हैं कि मतलब वो जो ड्यूटी भी थी when you were the corps commander, I guess 10-15 दिन की या कितने दिन की थी उनकी ड्यूटी वहाँ पे? वो he had come for his territorial army training. Okay. तो एक होता है 2-3 हफ्ते के लिए आते हैं, वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, ताकि अगर वो बेशक ऑनररी रैंक है लेकिन वो यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उनको आर्मी का तौर तरीका, आर्मी की ड्रिल्स, आर्मी के साथ ट्रेनिंग जरूरी है। तो वो आए थे वहाँ पे जब मैं कोर कमांडर था, जुलाई एंड अगस्त 2019 के महीने में,
और वो पैरा यूनिट के साथ थे, उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग की और दिन रात सुबह शाम पूरी ट्रेनिंग की उन्होंने। तो कमिंग बैक टू द सेलिब्रिटी कल्चर, देखिए सेलिब्रिटी किसी भी फील्ड में हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी सेलिब्रिटी मेरे लिए, राइट, वो किसी फिल्म में नहीं आए वो, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बहुत सेलिब्रिटी है मेरे लिए, ही वॉज नॉट अ बॉलीवुड स्टार। तो सेलिब्रिटी किसी भी फील्ड में हो सकता है। सेलिब्रिटी क्या है? सेलिब्रिटी है जिसको देख के कोई मोटिवेट हो अच्छे काम के लिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मेरा बेटा धोनी का फ़ैन है, और जब ये छोटा था कॉलेज में, जिस दिन पहले दिन कॉलेज गया, तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा बेटा लेट्स हैव अ ग्लास ऑफ बियर फॉर यू आर गोइंग टू कॉलेज, आज आपका कॉलेज का पहला दिन है। कहता नहीं पापा, धोनी ने नहीं बोला बियर पीने के लिए। सो दिस इज हाउ अ सेलिब्रिटी, एज यू से, कैन इम्पैक्ट अ यंग चाइल्ड, अ यंग माइंड टू डू अ गुड थिंग। और वही धोनी अगर पब्लिक में बियर पी रहा है या पब्लिक में स्मोकिंग कर रहा है, तो जो उसके फैंस हैं, जो उसको महान मानते हैं, वो भी सोचेंगे ये शायद ठीक बात है। तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है जब आपके फैंस होते हैं, जब आप सेलिब्रिटी होते हो या कुछ भी है। आपका हाव भाव का तरीका, आपका घर से बाहर निकलने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका बातचीत करने का तरीका। अभी मैं ट्विटर पे हूँ, मेरे कुछ 2.5 लोग, सर हम तो सीख रहे हैं आपसे ट्विटर। या सो अगर मैं सोचूं कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ, मैं तो हर किसी से फौजी की तरह ही बात करूँगा, तो वो बंदा सोचेगा यार ये इतने बड़े रैंक पे पहुँचा, इतना बड़ा अफसर था, इतना सीनियर अफसर था, ये तमीज़ है इसकी, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। तो जिम्मेवारी मेरी है कि मैं उस स्टेटस को जो मेरे को पब्लिक ने दिया है, या जिस पे जो मैंने खुद हासिल किया है, जो मेहनत से हासिल किया है, उसको बरकरार रखने के लिए एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। सेलिब्रिटी बनना जरूरी नहीं है, सेलिब्रिटी बन के सेलिब्रिटी की तरह कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, जिनके घर पत्थर के होते हैं, वो शीशे पे, वो दूसरों, आप शीशे के घर में रह रहे हो when you are a celebrity. Every time you are under observation. Your attitude, your working, your way of life has to be above board. बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, आई एम फॉर देम। एंड देश की मोटिवेशन के लिए ओनली थिंग इज दिस वन लाइन, चूज योर रोल मॉडल्स करेक्टली। जिसको आप अपना मार्गदर्शक मानते हो, उसकी जो आपने सिलेक्शन करनी है, उसे बहुत ध्यान से कीजिए। किसी गलत आदमी को मॉडल मान के फिर उससे कोई गलत चीज़ सीख के शायद आप अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। तो सर हम सर एक चीज़ ये देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन गुड फूड इन द आर्मी। कि मैंने आज तक आर्मी की जितनी भी यूनिट्स में या जहाँ पे भी मैंने खाना खाया है, वो रिमोटेस्ट ऑफ द लोकेशन पे हो, और वहाँ पे सिर्फ 10 से 15 जवानी पोस्टेड हो, बट खाना वहाँ भी अच्छा बनता है। एंड और मैंने एक चीज़ देखी सर कि जो खाना बन रहा है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को बहुत ध्यान में रख करके चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिमोट लोकेशन है, वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको दाल और रोटी मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर will be some portion of chicken, there will be a dal, there will be a chapati, there will be rice, there will be some vegetable. तो और it tastes so good. तो इतने ढेर सारे शेफ्स आपने कहा, इतने तो मिशेलिन स्टार के शेफ्स भी नहीं होंगे जितने आपके पास है। फौज में जब भी आप किसी पोस्ट पे हो तो दो ही काम है। एक तो है आपकी ड्यूटी, चाहे वो पेट्रोलिंग है, चाहे वो एम्बुश है, चाहे वो आप बाहर जा रहे हो, जहाँ पोस्ट प्रोटेक्शन है, जहाँ किसी भी इनकाउंटर में जा रहे हो। दूसरा है जब आप पोस्ट के अंदर हो तो 3 टाइम का खाना। और इन दोनों चीज़ के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहता है। ड्यूटी अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, और खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको शायद मालूम हो, जब खाना बनता है लंगर में, जवान का जो कुक हाउस होता है उसको लंगर बोलते हैं। लंगर में जो खाना बनता है उसको टेस्ट करने के लिए अफसर जाते हैं, जेसीओ जाते हैं। वहाँ पे एक रिमार्क बुक रखी जाती है। जब मैं एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट गया, लंगर का खाना चेक किया, तो मैं लिखता हूँ 12 तारीख को 1:05 पे लंच चेक किया, और ये मेरे रिमार्क्स हैं। वो हर रोज़ वो किताब सुबह 9 बजे सीओ साहब के पास पटअप होती है, सीओ चेक करते हैं, और अगर किसी का भी एडवर्स रिमार्क है
तो उस लंगर कमांडर को, उस सीनियर जेसी को, कंपनी कमांडर को और जिस ड्यूटी ऑफिसर ने जिसने चेक किया था, उनको बुलाया जाता है, कारण पता लगाया जाता है और उसको इम्प्रूव किया जाता है। ये हर रोज़ होता है, हर रोज़। और दूसरी रही बात जो शेफ़ की ट्रेनिंग, तो फौज में बिफोर अ शेफ़ ज्वाइंस द यूनिट, उसकी मिलिट्री की ट्रेनिंग तो होती है, जो राइफल ड्रिल या वेपन ट्रेनिंग, उसकी शेफ़ की ट्रेनिंग भी होती है, विच इज़ एज गुड एज अ 5 स्टार ट्रेनिंग। और इसके अलावा क्योंकि पोस्ट पे रहते हैं तो खाने में और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कई चीज़ें की जाती हैं। मैं खुद एक अच्छा कुक हूँ, क्योंकि पोस्ट पे रह करके अच्छा खाना बनाने के कुक के साथ बैठ करके, उन दिनों तो यूट्यूब भी नहीं होती थी, ये सब चीज़ें नहीं होती थी, तो खुद ही ट्राई करते थे। मैंने अपनी बुक में एक लिखा है KFC चिकन। एक बार मैं जब ब्रिगेड कमांडर था हंडवारा में, तो एक पोस्ट के ऊपर गए। मैं बटालियन मेस से या ऑफिसर मेस से डाइनिंग इन डाइनिंग आउट नहीं करता हूँ। मैं किसी भी कंपनी में जाता हूँ, वहाँ के कुक हाउस में खाना खा के जवानों के साथ में थोड़ा बहुत डांस वांस करके, और वो मैं डाइनिंग आउट या डाइनिंग इन मानता हूँ। तो मेरी डाइनिंग आउट थी, तो वहाँ पे कुक ने चिकन बनाया, वो हू बहू जैसे KFC का चिकन होता है ऐसा चिकन था। तो मैंने उससे पूछा, जो कंपनी कमांडर था, यार ये चिकन तो बहुत टेस्टी है। कहता हाँ सर, इसका नाम भी हमने राजवाड़ KFC रखा हुआ, राजवाड़ के दंगल थे वो। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। वापस आ गया, मैं पोस्टिंग दिल्ली आ गया। दिल्ली आके एक दिन ऐसे मूड बना घर में, चलो कुकिंग करता हूँ, तो मुझे वो याद आया। तो मैंने उसको कंपनी कमांडर को कॉल किया, विजेंद्र सिंह यादव, शौर्य चक्र। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार विजेंद्र, उसका कुक से पूछना वो कैसे बनाया था। कहता सर वो रेसिपी बताता नहीं है। तो कहता सर वो रेसिपी बताता नहीं है, लेकिन अभी छुट्टी पे मैं चेक करता हूँ, क्योंकि आप कमांडर साहब हो सकता है बता भी दे। तो उसने फ़ोन किया, वो लड़का तमिलनाडु में छुट्टी पे था, उसने वहाँ से मुझे फिर फ़ोन करके बताया कि उसको कैसे बनाया जाता है। और ये सीक्रेट मैंने अपनी बुक में दिया है कि उसकी रेसिपी में सीक्रेट क्या था, वो बिल्कुल KFC की तरह ही टेस्ट करता था चिकन में। तो ये चीज़ें हैं, और उसको अपने आप पे फ़ख्र था कि मैं इतना अच्छा चिकन बनाता हूँ। एंड उसको बाय द वे एक और चीज़, सैनिक सम्मेलन में जो कुक हैं, जहाँ सफाई वाले हैं, जहाँ ड्राइवर्स हैं, जिनके बेसिस के ऊपर जवान की लाइफ अच्छी हो सकती है, लाइफ बच सकती है, हर महीने सैनिक सम्मेलन में CO साहब पूरी पलटन के सामने उनको अवार्ड देते हैं। जैसे ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस महीने का बेस्ट कुक राइफलमैन सो एंड सो, इस महीने का सबसे सेफ ड्राइवर सो एंड सो, इस महीने का सबसे अच्छा सफाई वाला सो एंड सो। सबके सामने पब्लिक अपलॉज के बीच में उनकी हौसला अफजाई की जाती है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिससे वो भी खुश हैं, और खाना खाने वाला भी खुश है, बनाने वाला भी खुश है। और रही न्यूट्रिशन वैल्यू की बात, तो बहुत साइंटिफिकली डिज़ाइन होती है जो जवान की ऑथराइजेशन ऑफ राशन है, इन एवरी फॉर्म। क्या उसमें कितने प्रोटीन्स हैं, कितने कार्ब्स हैं, कितना क्या है, और उसके बाद वो जो राशन ऑथराइज है वो इशू किया जाता है। हाई एल्टीट्यूड के लिए अलग है, डेजर्ट के लिए अलग है, नॉर्मल प्लेन्स के लिए अलग है। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग। सर आई विश कि 5 स्टार होटल्स में भी इतना अच्छा खाना मिलता नहीं है। बाय द वे, मैं जब भी किसी 5 स्टार में खाना खाता हूँ तो वापस घर आकर मैं फिर फ्रिज में देखता हूँ, दाल सब्जी को पड़ी हो तो वो खाता हूँ। सर यू सॉ कश्मीर एज अ यंग ऑफिसर। जब आपने आर्मी ज्वाइन की, उसके बाद कश्मीर में प्रॉब्लम्स और इंसर्जेंसी ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो एज अ लेफ्टिनेंट भी आपने देखा होगा एंड एज अ कोर कमांडर भी देखा है। फिर जब आप वहाँ से आए तो कश्मीर वाज प्रीटी मच पीसफुल नाउ। मतलब अगर हम आज से 4 साल 5 साल पीछे चले जाएं, तो आज की अगर हम कश्मीर की पिक्चर बताएं तो शायद कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि कश्मीर अगले 5 साल में इतना पीसफुल होगा। कोई नहीं बिलीव करता आज से 5 साल पहले। तो सर वो जो पूरा दौर था, आप उसको कैसे देखते हैं कि उस समय क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है, एंड हाउ कुड यू मैनेज टू डू सो मच इन दैट टेन्योर? देखिए, मैं जब पहली बार कश्मीर गया 1988 में, तो मेरी नौकरी 5 साल से भी कम थी। मैंने 89 देखा, मैंने बिल्डअप टू 19 जनवरी 1990, जो एक इतिहास में एक बदनुमा दाग है हमारे इंडियन हिस्ट्री में और कश्मीरी हिस्ट्री में, जब कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से मजबूर किया गया निकलने के लिए। मैं उस टाइम पे कश्मीर में था, तो मैंने वो दौर भी देखा है। उसके बाद में 6-7 टेन्योर हैं, और फाइनली जब कोर कमांडर बना, मैंने वो दौर भी देखा है टीवी के ऊपर, जब कश्मीरी लोग डंडे मार रहे थे CRPF के जवानों को, सड़कों के ऊपर किक मार रहे थे। आपने भी देखे होंगे विजुअल्स वो टीवी के ऊपर। और जब मैं कोर कमांडर बन के गया तो 4 दिन में पुलवामा हुआ। और उसके बाद में
ये दौर जिसकी अब बात शुरू कर रहे थे। फिर 5 अगस्त 2019 आया, 370 को हटाया गया, उस टाइम पे भी मैं कोर कमांडर था। तो 1988 से लेकर के 5 अगस्त 2019, मैं वहाँ से मार्च 2020 में वापस आया हूँ, तब तक हालात इतने अच्छे हो गए थे कि कोई पत्थरबाजी नहीं थी, कोई स्लोगनरिंग नहीं थी, कोई हड़ताल नहीं थी, कोई रोड ब्लॉक नहीं था, और अभी तो और भी इम्प्रूव हो गया। इस सब के पीछे 2 मेन कारण हैं। एक तो है गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विल, जिन्होंने ये कदम उठाए, और दूसरा था जो वहाँ पे पूरी टीम सिक्योरिटी फोर्सेस यानी आर्मी, जेकेपी, एसओजी, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी टीम ने एकदम एक मुठ होकर के, एकजुट होकर के जो काम किया। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा है कि 370 से पहले क्या हुआ, 370 के बाद में क्या हुआ, या 89 में, 90 में क्या हुआ। तो इस इंटरव्यू में उतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो काम किया गया 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद, उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिल सकती। और एक मैंने स्टेटमेंट भी दी थी एक बहुत हाई लेवल के ऊपर, उसका भी जिक्र किताब में है, कि अगर इतिहास लिखना है तो किसी को इतिहास बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक हिस्ट्री इफ़ यू वांट द हिस्ट्री टू बी रिटन, एंड आई एम सो प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि वो जो इतिहास की रचना हुई, मैं उसमें एक छोटा सा हिस्सेदार हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं कश्मीर के लिए और कश्मीरियत के लिए, कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले क्या था, सिर्फ देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी सोसाइटी में वो है एजुकेशन सिस्टम। भारतीय सभ्यता 5000 साल पुरानी है, उतना ही पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप अपने हमारे इतिहास में जाइए तो पता लगता है कि कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम को इवॉल्व किया गया। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ, जब 90 में पंडित्स वहाँ से, कश्मीरी पंडित्स वहाँ से निकले, पूरा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम का एक मेन पिलर थे। उसके बाद में जब हड़ताली दौर शुरू हुआ, कैलेंडर्स आने शुरू हुए, 365 में से 250-250 दिन तक हड़ताल होती थी, स्कूल बंद रहते थे, बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे, और आखिर में ऐसे उनको पास कर दिया जाता था। ठीक है, 8वीं 10वीं तक बच्चा आ गया, पढ़ा है ही नहीं वो, और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो ही इज़ अनएबल टू कम्पीट, बेस नहीं है। तो कश्मीरी सोसाइटी क्रम्बल कर गई बिकॉज एजुकेशन सिस्टम क्रम्बल कर गया था। उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, गवर्नमेंट ने लिए, आर्मी ने लिए, सुपर 30, सुपर 50, तालीम से तरक्की, सो मैनी थिंग्स हैपन। आर्मी गुडविल स्कूल्स, 28 आर्मी गुडविल स्कूल हैं, 10,000 बच्चे हैं कश्मीर में। एक भी बच्चा आज तक टेररिस्ट नहीं बना है जिसने आर्मी गुडविल स्कूल में एजुकेशन ली है, और कभी हड़ताल में आर्मी गुडविल स्कूल बंद नहीं हुए। तो इसका मतलब है, अगर अच्छी एजुकेशन है, आपका अच्छा फ्यूचर है, तो आप इस तरफ आएंगे नहीं। और अभी कश्मीरी को दिख रहा है अच्छा फ्यूचर। अभी लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराता है, पीस है, हर जगह पीस है, बिजनेस फ्लरिशिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। कश्मीरी इज़ अग्रेरियन सोसाइटी एंड अ टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी। टूरिस्ट आएंगे तो सबको अच्छा मुनाफा होगा, एंड वो हो रहा है। जब अच्छा मुनाफा होता है, इकोनॉमी ड्राइव्स एवरीथिंग, तो कोई हड़ताल नहीं करेगा, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करेगा। सिर्फ पाकिस्तानियों के कुछ एक नुमाइंदे हैं जो कर रहे हैं, वो भी मैटर ऑफ टाइम है, ख़त्म हो जाएगा। सर, हमारे एक दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद में। व्हेन यू वर द कोर कमांडर, ही टोल्ड मी, वो जो बीट कवर करते थे वो बेसिकली डिफेंस की और इनकी बीट थी, पीओके और इस पूरे रीजन की। सो ही सेड कि व्हेन यू वर देयर, आई यूज्ड टू गेट अ कॉल फ्रॉम हिम ऑलमोस्ट एवरी वीक कि यार इस हफ्ते इतनी कैजुअलिटी हुई है, ये है, बिकॉज वी आर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट, सो वी शेयर डेटा विद ईच अदर, दैट्स आवर जॉब। तो ISPR की हमेशा आती थी कि भाई आज इतने ये हो गए, आज इतना ये सीज फायर वायलेशंस। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू हु डिड व्हाट, किसने सीज फायर वायलेशन की, वो तो यूनाइटेड नेशंस और जाने और गवर्नमेंट्स जाने, बट स्टिल यू वर देयर। मतलब वो जो मेरे को फ़ोन आते थे, वो फ़ोन आपके जाने के बाद आई सेड की मतलब बहुत कम हो गए हैं। अदरवाइज मतलब इतने कॉल्स और इतनी सारी कैजुअलिटीज पाकिस्तान की मैंने देखी भी नहीं थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट पासिंग अ जजमेंट ऑन एनीथिंग। तो सर, इफ आई से कि यू आर अ डव विद बिग क्लॉज, तो ये मिसअंडरस्टेटमेंट तो नहीं होगी?
देखिए, बिकॉज आपकी स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा सोबर, बहुत ज़्यादा पीसफुल और अपीलिंग टू मदर्स एंड पीसफुल ओवरचेयर्स, बट व्हाट यू डिड वाज that went on pretty harsh on the Pakistanis. सी इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ पाकिस्तान है। कश्मीर का जितना भी इशू है, जो टेररिज्म है, जितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 22,000 से ज़्यादा इनोसेंट्स की लाइफ जा चुकी है, इन सब की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान आर्मी है। सो आई एम वेरी क्लियर, द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बिकम सो हैवी फॉर पाकिस्तान दैट दे स्टॉप इंडल्जिंग इन दिस बिजनेस। ये जो धंधा है उनका, उसकी कीमत उनके लिए इतनी ज़्यादा कर देनी है कि वो इस धंधे को ही छोड़ दें। ये नुकसान का धंधा है, ये मैंने किया। उनको इसमें इंडल्ज करने के लिए 3 बार सोचना पड़ेगा, 3 बार सोचना पड़ेगा मैं करूं या ना करूं। और अगर वो पार्टी में जा रहा है, कोई सीनियर कमांडर बोले ये कर देना मेरे पीछे से, इसका मतलब उसको पिंच नहीं कर रहा है वो। लेकिन अगर 3 बार पूछ रहा है आप आपस में, ऊपर से नीचे से, लाइक आप जैसे बात कर रहे हो, आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो काट रहा है, चुभ रहा है। वो दर्द जरूरी है, वो पेन जरूरी है। जितनी पेन उन्होंने दी है कश्मीरियों को, उसका कुछ हिस्सा वापस जाना चाहिए, और वो जाना चाहिए, वो गया। और ये पीस जो है, ये उसी का ही एक आउटकम है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी जो मैंने किया या जो मेरे काम में था, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बट येस, वी मेड दिस बिजनेस कॉस्टली फॉर पाकिस्तान, और ये चल रहा है, चलता रहेगा। कोई हमारे देश के, हमारी सरजमी पे आके ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता जिसका उसे खामियाजा ना भुगतना पड़े। भुगतेगा, भुगताया गया है उसको, तो लीव इट एट दैट। ओके सर, पेट्रियाटिज्म के ऊपर बहुत बात होती है कि हु इज पैट्रियोटिक एंड हु इज नॉट। सो वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ गिविंग सर्टिफिकेट ऑफ पेट्रियोटिज्म टू एनीबडी, लेकिन पेट्रियोटिज्म है क्या? एंड सम पीपल से कि नो, आई लव माई कंट्री बट आई डोंट हैव टू बी पैट्रियोटिक फॉर दैट। सो इफ यू आर नॉट पैट्रियोटिक देन व्हाट आर यू? ये एक सवाल तो है ना, अगर पैट्रियोटिक नहीं है तो फिर क्या है, वो तो बताइए। सो पैट्रियोटिज्म अकॉर्डिंग टू यू सर, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और ये इतनी कंट्रोवर्सी, नीडलेस कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की जाती है इस तरह के टर्म्स के इन एंड अराउंड? देखिए, फौज में होना जरूरी नहीं है पैट्रियोटिक होने के लिए, पॉलिटिकल लीडर होना जरूरी नहीं है पैट्रियोटिक होने के लिए, जहाँ किसी और सर्विस में होना जरूरी नहीं है, देश सेवा में लगी है पैट्रियोटिक होने के लिए। आप अगर चाहे तेल का भी धंधा करते हैं ना, सरसों के तेल का भी, अगर आप अच्छा सरसों का तेल बनाएं जो मार्केट में अच्छा चले, उसका एक्सपोर्ट हो, आउटसाइड कंट्रीज में उसकी डिमांड हो, इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, तो अभी आप पैट्रियोटिक हैं, आप देश सेवा में अपना हिस्सा दे रहे हैं। आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ 140 करोड़ बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। राइट। तो हर कोई आदमी अपना अपना एक काम कर रहा है। दूसरी बात आती है जो आपने, इसी के बीच का एक सवाल है कि नहीं, आई एम अ गुड पंजाबी, आई एम अ गुड सिख, आई एम अ गुड हिंदू, बट आई एम, मैं, आप कुछ भी हो, आप एक अच्छे भाई हो, एक अच्छे हस्बैंड हो, एक अच्छे पंजाबी हो, एक अच्छे सिख हो, एक अच्छे हिंदू हो, एक अच्छे मुसलमान हो, एक अच्छे गुजराती हो, मराठी हो, आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे हिंदुस्तानी हो। और जो है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, आप पैट्रियोटिज्म पे सवाल पूछ रहे हो, मैं कह रहा हूँ जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, चाहे उसमें इकोनॉमी है, चाहे डिप्लोमेसी है, चाहे डिफेंस है, कुछ भी है, कॉमर्स है, चाहे एजुकेशन है, वो सब चीज़ हर एक हिंदुस्तानी की जो आउटपुट है उसको शामिल करके बनाया जाता है। अगर वो आदमी अच्छा तेल नहीं बनाएगा तो एक तो उसने जो सरसों है वो बर्बाद की, जो अपनी लेबर है वो बर्बाद की, जो रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद किया, अपना और अपनी लेबर का 5-6 आदमियों का जो मैन आज ने बर्बाद किए, आउटपुट नेगेटिव, खुद का नुकसान तो हुआ ही। लेकिन वही अगर ठीक से करता, हर किसी को फ़ायदा होता, नेशन को फ़ायदा होता, देश को फ़ायदा होता। सो ये मत सोचिए कि सिर्फ फौज में या पॉलिटिक्स में जाके ही आप देश सेवा कर सकते हैं। आप जो भी आप काम करते हैं, हर उस काम में आप अपनी देश, आप ऑटो ड्राइवर हैं, आपको दिख रहा बात सामने 120 सेकंड की लाइट है, आप अपना ऑटो ऑफ कर दीजिए,
आप अपने तो पेट्रोल के पैसे बचा ही रहे हैं, लेकिन देश का जो निर्यात है या जो इंपोर्ट जो है ऑयल का, फॉरेन करेंसी में पेमेंट हो रही है, आप उसमें भी हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो यू आर बीइंग ए पैट्रियोटिक चैप, आप देश सेवा में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सो मिसप्लेस्ड अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन is to be avoided. Each and every citizen of India, each and every person can contribute towards nation building, national growth in his own small way. और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास करके बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। गलत जो आदमी एक स्टेटमेंट दे रहा है, उसका कुछ पॉलिटिकल मंशा है, उसका कोई एम है पॉलिटिक्स में, उसको कुछ बेनिफिट लेने के लिए वो एक स्टेटमेंट देता है, वो उसमें बिलीव नहीं करता है शायद, लेकिन जो बच्चा है उससे सुन करके उससे प्रभावित हो जाता है, लेकिन ये बच्चा उसको बिलीव कर जाता है। तो हमारी जिम्मेवारी है जिम्मेवार लोगों की कि जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें और उसको इस हिसाब से बोलें कि शायद मेरा ही बेटा या मेरा ही पोता उसको सुन के प्रभावित होकर कहीं गलत कार्रवाई तो नहीं करेगा। पड़ोसी के बेटा गलत कर रहा है शायद चिंता नहीं है, अपने बेटा अगर गलत करता तब चिंता होती है। तो ये सोच के बात करनी चाहिए सभी को, जो भी जिम्मेवार लोग हैं। देश बहुत ऊंचे स्थान पर है, टॉप मोस्ट इन एनी वंस प्रायोरिटी। सर रेडिकलाइजेशन को सर आपने देखा है, यू हैव डेल्ट विद इट। सर रेडिकलाइजेशन का सल्यूशन क्या है? बिकॉज रेडिकलाइजेशन इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ ग्लोबल पैंडेमिक। मतलब वो दुनिया के विभिन्न देशों में जो है विभिन्न प्रकार से उसके मतलब मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो डिफरेंट है, बट रेडिकलाइजेशन इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और इंडिया ने रेडिकलाइजेशन को डील किया हुआ है, हमने साउथ में भी देखा है, नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है और नॉर्थ में भी देखा है इंडिया में। सो व्हाट हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ शुड वी अप्रोच रेडिकलाइजेशन एंड हाउ इट कैन बी कंटेन्ड? सी रेडिकलाइजेशन जो है ना, वो एक प्रोपेगेंडा या नैरेटिव किसी दूसरे के दिमाग में डालना जो कि सच नहीं है। वो मेरे दिमाग में या आपके दिमाग में किसी का भी प्रोपेगेंडा आसानी से आ जाएगा अगर मेरे खुद की सोचने की क्षमता या मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड या मेरी क्वालिफिकेशन या मेरी अवेयरनेस इतनी नहीं है कि मैं सही या गलत में फ़र्क समझ सकूं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी भी रेडिकलाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए जो सोसाइटी है उसका अनपढ़, अनएजुकेटेड, नॉन अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ पाकिस्तान ने सबसे पहले की 89-90 में। कश्मीरी पंडित्स गए, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स किया, जितने भी स्कूल थे गांव में, लकड़ी के स्कूल होते थे, सबको आग लगा दी। मैं विटनेस हूँ उस चीज़ का, ताकि ना बच्चा स्कूल जाएगा, ना एजुकेशन हासिल करेगा, ना अवेयर होगा, ना उसमें सोचने की क्षमता होगी। तो फिर जो भी वो बताएंगे उसको सच समझेगा, उसको सही समझ के शायद किसी की जान भी ले ले कि ये भी शायद मान्य है। लेकिन अगर वो एजुकेटेड होता, अगर उसने पढ़ाई लिखाई की होती, डाउट होता तो अपने टीचर से, प्रोफेसर से जाके पूछ सकता, तो रेडिकलाइजेशन इतनी बुरी तरह से स्प्रेड नहीं होती। तो किसी भी सोसाइटी को रेडिकलाइजेशन से बचने के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कश्मीर आज चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज कश्मीरी बाई नेचर इज़ अ वेरी लर्नड चैप, बहुत पढ़ा लिखा, एक सुलझा हुआ इंसान है, पोइट है, कवि है, म्यूजिशियन है, आर्टिस्ट है, कशीदाकारी करता है, वो क्रिएटर है। उसको आप एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी एजुकेशन में कहीं खलल पड़ता है तो वो रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएगा यूथ। तो किसी भी सोसाइटी की एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, मैं फिर वही बात बोलता हूँ, हमारी 5,000 साल की पुरानी सभ्यता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग था। हिस्ट्री में जाइए, सबसे पहले यही पता लगता है, किसी भी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में जाइए, उसका एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, वो आपको बताएगा आज वो सिविलाइजेशन कहाँ पे है। अगर उसको सस्टेन किया गया है तो रेडिकलाइजेशन के लिए जो कार्रवाई चल रही है वो ठीक है। एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड उसके साथ फिर व्हेन यू आर क्वालिफाइड, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं, इन हाउस, आउटसाइड, बिकॉज यू आर कॉम्पिटिटिव नाउ। अगर आप एजुकेटेड ही नहीं हो तो आपके ऊपर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, वहीं रहोगे, फिर देन यू आर फॉलिंग प्रे टू द प्रोपेगेंडा, फिर आप कैनन फोडर बनते हो टेररिस्ट बनने के लिए।
जैसे मैंने बोला, आर्मी गुडविल स्कूल का एक भी बच्चा टेररिस्ट नहीं बना। क्यों? क्योंकि एजुकेशन अच्छी थी। उसको लगता था मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, मेरे को अच्छा जॉब मिल जाएगा, मैं घर में शांति से रहूँगा। लेकिन अगर एजुकेशन मिसिंग है, कोई आगे दिख नहीं रहा है, देयर नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, फिर वो एक ईजी प्रे है रेडिकलाइजेशन के लिए, एंड इन टर्न टू बिकम अ टेररिस्ट एंड गेट किल्ड इन सम एनकाउंटर। सर इस पर एक आर्ग्यूमेंट लोग अक्सर ये भी देते हैं कि जैसे जो हम आईसिस का एग्जांपल देखते हैं, मोस्ट ऑफ द लॉट ऑफ फाइटर्स वर बॉर्न इन वेस्ट, एजुकेटेड इन वेस्ट, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, दे ऑल्सो ज्वाइंड बगदादी। तो उसामा बिन लादेन का एग्जांपल दे देते हैं कि ही वॉज एन इंजीनियर, जवाहिरी वॉज अ डॉक्टर। सो एजुकेशन यू नो इट इज मतलब एजुकेशन ठीक है, बट देयर आर्गुमेंट इज कि एजुकेशन इटसेल्फ इज नॉट इनफ। बिल्कुल। सोसाइटल बॉन्डिंग, जैसे हमारा तो देखिए, हमारा परिवार जो है, कुटुंब, वो इन इटसेल्फ इज सच अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। मुझे बताइए वेस्ट में कहाँ पे है जहाँ कोई भुआ को, जहाँ मासी को, जहाँ मामे की बात सुनता है? उनके तो रिश्ते नहीं है, आंटी अंकल हैं, राइट। ठीक है। तो हमारे अगर मामा बोल दे तो लड़के की शादी के लिए अगर मामा ने इन्फोर्स कर दिया तो लड़का बेचारा मान जाता है, राइट, कि ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूँ। सो हमारा जो सोसाइटी में, हमारा जो परिवार का जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारी तो बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारी तो सभ्यता इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें किसी से पाठ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो घर में इतनी नॉलेज है, तो हमको उसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। पहले वेस्ट से लोग यहाँ पे आते थे, योगा सीखने के लिए आते थे, यहाँ पे आध्यात्मिक अध्ययन के लिए आते थे, लेकिन अभी हमारा ही अगर काम खराब हुआ जा रहा है, राइट, तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और यू आर राइट, कुछ एक आईसीस में भी हैं, कुछ एक लड़के कश्मीर में भी हैं जो अच्छी एजुकेशन ले रहे थे, उसके बावजूद भी रेडिकलाइज हो गए। दोज आर एक्सेप्शंस आइदर वे। मोर देन 95% जो टेररिस्ट बनते हैं, जो रेडिकलाइज होते हैं, उनकी एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हमें उसको हैंडल करना है। सर इंडिया हैज़ बीन अ सर्वाइवर। इंडिया हैज़, आप बता रहे थे कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम देखें तो हम पता कर सकते हैं कि आज वो सिविलाइजेशंस कहाँ पे होंगी। इंडिया 5000 साल से सर्वाइव कर रहा है। लॉट ऑफ सिविलाइजेशंस vanished, they are extinct now. What makes India a survivor? This is the first question. And second question, what makes you believe so strongly in India, the idea of India, the idea of Bharat? सबसे पहले what made us survive, हम इतने हमारे ऊपर जुल्म हुए, इतने हमारे ऊपर हमले हुए, इतना हमारे ऊपर, हमारी जो सभ्यता के ऊपर अटैक्स हुए फ्रॉम ऑल साइड्स, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट से है, चाहे वो सी बाउंड है, जहाँ इंटरनल भी हैं, फॉल्ट लाइंस हैं हमारे देश में, तो उसके बावजूद भी हम एज अ नेशन, एज एन एंटिटी हम सर्वाइव कर रहे हैं। रेजिलियंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारी जो आध्यात्मिक जो है परिपक्वता, हमारे अंदर में जो मानसिक जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारी सोसाइटी की फीलिंग, हमारे परिवार की फीलिंग है, रिलीजन गिव्स अस लॉट ऑफ फेथ। We can take out a lot of good points from all the religions and we all do that. हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है वो, और हमारा तो देश ही बहुत धार्मिक विचारों वाला देश है और सभी धर्म हमारे देश में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे को एक रेजिलिएंट सोसाइटी बनाते हैं। हम एक फ्लेक्सिबल सोसाइटी हैं, हम हर चीज़ को समझते हैं। लकड़ी की छड़ी को मोड़ोगे वो टूट जाएगी, प्लास्टिक की छड़ी को मोड़ोगे वो बेंड हो जाएगी और वापस आएगी। हमारे में वो रेजिलियंस है। हमारे ऊपर अटैक्स हुए, हमले हुए, हमने उनको सहा, अब्जॉर्व किया, जजब किया, फिर रिटेलिएट किया। एंड आज जब इंग्लैंड, जहाँ जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे 47 में, हमारी इकॉनमी वाज वन ऑफ द लोएस्ट। आज की तारीख में भारत की इकॉनमी 4th इन द वर्ल्ड। जो ब्रिटेन है उससे भी आगे है, बल्कि इंग्लैंड जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, राइट, उनसे भी हम आगे निकल चुके हैं। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, दिस ओनली शोज आवर सोसाइटी, आवर पीपल, आवर कंट्री, आवर कल्चर इज़ वेरी रेजिलिएंट। और हम जो भी रेजिलिएंट होता है, ही इज़ देयर टू स्टे। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेटर थे, उनको द वॉल बोलते थे। ही वॉज अ रेजिलिएंट बैट्समैन। वो ये नहीं था पहली बॉल पे आते 6 मारना शुरू करेगा। ही वुड सर्वाइव, अ गुड पेस बॉलर, he would hit when his chance comes, when he's set.
तो हम एज अ सोसाइटी हम रेजिलिएंट हैं। और आगे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एंड मिलिट्री माइट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स। एंड इन तीनों को जो स्ट्रेंथ देती है वो है हमारी डेमोक्रेसी। वी आर द लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ पे औरतों को वोट डालने का हक कब मिला? बाकी देशों में देखिए जो अपने आप को बहुत एडवांस मानते हैं। अमेरिका से पहले मिला। यस, बिल्कुल मिला। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी ने आज से 500 साल से पहले बोला, 100 क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, कि जिसने राजाओं को जन्म दिया, वाई शुड कॉल हर बैड। औरत की, वुमेन की हमारे इतनी रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में, पैरों को हाथ लगाते हैं। और कौन सी सोसाइटी है जो माँ के या औरत के पैरों में? हमारी देवियाँ देखिए, उनकी पूजा होती है। सो ऑल दीज थिंग्स मेक अस अ क्लास अपार्ट। एंड दुनिया हमारी इसी बात को ही सहन नहीं कर पाती। आई डोंट वांट टू गो इनटू शायरो शायरी, इसको बहुत शेर है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो उसमें कुछ कारण है। रेजिलियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो लास्ट क्वेश्चन सर, बुक कब आ रही है एंड व्हाट्स द टाइटल? और आप ये बुक when we'll be able to pre-book it on whatever platform, and you have to promise that once it releases you will come again. Yes. Okay, last thing first, जब बुक रिलीज होगी या उससे पहले या उसके बाद में डेफिनेटली विल डू अ शो अगेन। एंड सेकंड इज बुक का जो टाइटल है, बुक का टाइटल है कितने गाजी आए कितने गाजी गए, नई लाइफ स्टोरी। राइट। एंड बुक जो है वो एक जर्नी है मेरे बचपन से, जो आज जैसे आपने सवाल पूछे वो सब कुछ है। बचपन में कैसे फ़ौज के बारे में मोटिवेट हुआ, कैसे फ़ौज ज्वाइन की, एनडीए के बहुत से एनेक्डोट्स हैं, ह्यूमरस एंड सीरियस, आईएमए के, फिर यूनिट ज्वाइन की 4 राजरिफ, जो यूनिट में जो जवानों के साथ में जो मेल मिलाप, उनके परिवार की रही। एक सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर, ये यूनिट के साथ ऑब्सेशन क्यों है इतना? मतलब मैंने देखा है ऑफिसर्स को, एक तो रेजिमेंटल ऑब्सेशन तो है, रेजिमेंट के अंदर भी अपनी यूनिट के साथ एक नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन होता है। यस, मतलब ये क्यों होता है? व्हाट्स द रीजन? सो यूनिट बाय डेफिनेशन, यूनिट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। हम कहते हैं ना उसका यूनिट क्या है, 1 किलोग्राम है या मिलीलीटर है जो, तो यूनिट बाय इटसेल्फ इज द नेम गिवन जिस चीज़ के और उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन अगर 4 राजरिफ है तो वो 4 राजरिफ ही है, 5 राजरिफ भी है, वो भी एक यूनिट है। लेकिन अगर अल्फा कंपनी 4 राजरिफ को, तो उसको यही बोलेंगे 4 राजरिफ के अल्फा कंपनी। ओके। सो एंड दूसरा क्या है कि यूनिट में आप कम से कम हमारे टाइम पे 20 साल तो बिताते थे, 20 साल में जाके सीओ बनते थे, आजकल 15 साल में बन जाते हैं। तो लाइफ के पहले 20 साल जो आपका बचपन है वो आपने यूनिट में बिताया, फिर आप उस परिवार के मुखिया बने, फिर 2, 2.5, 3 साल आपने एज अ मुखिया या कमांडिंग ऑफिसर उस परिवार को गाइडेंस दिया, उसको आगे लेकर गए, फिर आप वो परिवार छोड़ के इंडियन आर्मी में आ गए और फिर कोई दूसरा मुखिया बना, आपकी फ़ोटो लग जाती है। और आज भी बच्चे याद करते हैं कि जब ढिल्लन साहब सीओ थे, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिट में गया, मैं 15 राजरिफ कमांड की, तो कश्मीर में मैंने टेक ओवर किया था। स्टील के बॉक्सेस जो हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, वो बॉक्सेस नए बनवाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है बताइए कितने बनाने हैं, साइज़ वगैरह बताइए। तो फिर उन्होंने बोला साहब ये जब रंधावा साहब सीओ थे तब बने थे, उसके बाद बने नहीं हैं। मतलब कि 15 साल पहले की बात है। जैसे हमारे परिवार में नहीं बोलते, अरे भाई तेरे जब दादाजी यहाँ पे आए थे ना तो तब हमने राजमा चावल बनाए थे। राइट। तो वो जो दादाजी थे वो भी इस परिवार का हिस्सा थे। तो यूनिट को आप इसके आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसके आगे ब्रेकअप नहीं कर सकते। और बात आ गई जब रेजिमेंटेशन के ऊपर, अगर नाम नमक निशान, यूनिट का जो फ्लैग है या रेजिमेंटल जो फ्लैग है, ऑफकोर्स राजरिफ में निशान नहीं होते। राइफल रेजिमेंट का मतलब है कि काले स्टार होते हैं कि हम घुसपैठ की लड़ाई करते हैं, वी डू द गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो उसमें कुछ भी फ्लैशी नहीं होता था, ना आपके स्टार्स ब्रास के होते थे, ना चमकते होते थे, ना आपका निशान आपके साथ चलता था। तो अदरवाइज तो निशान के नीचे लड़ाई लड़ी जाती है। मंदिर गुरुद्वारा सबसे आगे, फिर निशान, फिर फौज। लड़ाई में जाते हैं कलर्स,
तो ये सब चीज़ें जो ऐतिहासिक हैं इनका एक मतलब है, उस पर जान देने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत बड़ी बात है और ट्रेडिशन है। सर राजरिफ को सर ये इंडिया ये 26 जनवरी की परेड में सर बेस्ट उनको मेडल्स भी बहुत मिलते हैं, मतलब आई गेस दे आर द मोस्ट अवार्डेड यूनिट। देखिए ऐसे अवार्ड्स वगैरह जो है, जो बेस्ट कंटिजेंट का अवार्ड उनको हर साल नई यूनिट या हर साल कोई नया कंटिजेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा राजरिफ को ही मिला है। आई हर्ड इट समवेयर। अच्छी ड्रिल करते हैं और राजरिफ क्योंकि राजपूताना राइफल्स एक तो ड्रेस के ऊपर भी उतर रहा होता है, लड़के वैसे भी हरियाणा राजस्थान के हैं, थोड़े लंबे होते हैं, तो ड्रिल देखने में अच्छी लगती है। लेकिन वैसे ही बाकी सब कॉन्टिजेंट्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं, सिख है, पंजाब है, जाट है, राजपूत है, अच्छी सारी बाकी सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स के पास है। इंजीनियर्स के पास बहुत अच्छे हैं, बहुत उनकी जो ड्रिल है वो एक बहुत अच्छी ड्रिल मानी जाती है, तो उन्होंने काफ़ी किया है ना। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ द बुक, तो फौज की भी बातें बहुत हैं, परिवार की बातें बहुत हैं। मैं नॉट दैट आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट्स माई बुक। कोई भी बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की जो फौज ज्वाइन करना चाहते हैं या फौज में शादी करना चाहते हैं, माई रिकमेंडेशन इज आई विल गिव इट इवन फ्री ऑफ कॉस्ट, दे मस्ट रीड दिस बुक, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कि वो किस लाइफ में जा रहे हैं। क्योंकि आर्मी लाइफ के बारे में नेट के ऊपर या ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, और इसमें सारे पर्सनल एनेक्डोट्स हैं। राइट। कैसे हमारी शादी हुई, कैसे शादी के बाद यूनिट में पहली बार वाइफ आए, कैसे जब बच्चे पैदा हुए, दोनों टाइम पे मैं घर पे नहीं था, क्या कारण थे, कैसे वाइफ ने खुद से पूरी लाइफ को हैंडल किया, कैसे 2 बार तो मेरी मौत की खबर सुनी। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंसेस हैं, तभी तो प्यार बढ़ता है। राइट। कैसे फिर यूनिट वाले सपोर्ट करते हैं जब ऐसे कुछ हादसा होता है, कैसे आज भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है, उनकी फैमिलीज़ को, परिवार वालों को। तो ये उसके बाद में फिर कश्मीर के ऊपर तो 60% बुक कश्मीर के ऊपर है। 1988 में क्या हालात थे, 89 में क्या हुआ, 19 जनवरी 90 को क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर आरआर राष्ट्रीय राइफल सिर्फ नाम ही काफ़ी है, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। आरआर की लाइफ कैसी है, ऑपरेशन कैसे होते हैं, 370 पुलवामा पे पूरा चैप्टर है, 370 पे 3 चैप्टर है। तो एक होलसम कॉम्बिनेशन है 3 साल का बच्चे से लेकर के 370 तक, तो अच्छी है। तो आई होप पीपल लाइक इट। श्योर सर। एंड आप इस वादे के साथ जा रहे हैं कि आप बुक लॉन्च के बाद रहेंगे। आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू।